13वां दिन का क्लास है आज। बताइए डिसिप्लिन क्या होता है, वो व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? तो बहुत बड़ा हो गया, आप लोग बताइए कोई अनुशासन से क्या समझते हैं? देखिए हिंदी में जो शब्द होता है ना, शब्द निर्माण जो है पद से बनता है, अलग अलग पद है, इसमें दो पद है, अनु और शासन। क्या है? अनु और शासन, यानी किसी विशेष शासन पद्धति के तहत का अनुचर होना, यानी उसको फॉलो करना। अब यह क्या है कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाएगा। विद्यार्थी के लिए अलग अनुशासन है। मान लीजिए जब क्लास में है तो कभी इसका पेन उठा रहे हैं, कभी उसका कलम उठा रहे हैं, कभी इसका किताब, ये भी अनुशासन का अभाव दर्शाता है। ठीक है, यदि ओवरऑल आप छात्र हैं, ठीक है, ऐसे क्लास में हम बता कुछ और रहे हैं, आपको घड़ी ध्यान में आ रहा है, तो यह भी अनुशासन का अभाव है। ठीक है, यदि ओवरऑल मान लीजिए आप छात्र हैं तो आपका रूटीन नॉर्मल विद्यार्थी से अलग होना चाहिए, तो वो भी अनुशासन, यानी एक सेट रूटीन को फॉलो करना ही अनुशासन। कहते हैं हम इतने बजे खाना खाते हैं, ये मेरा खाना खाने का टाइम हो गया, अब मेरा आराम करने का टाइम है, यह मेरे टहलने का टाइम है, यह मेरा, यानी लोगों ने अपने लिए एक एक मानक तय किया हुआ। तो विद्यार्थी के लिए क्या है अनुशासन? क्या है विद्यार्थी के लिए? सबसे बड़ा जो हम जो समझाने के लिए ये बात पूछे हैं कि अनुशासन वह काम है जिसको आप तब भी करें जब आपको वह करने का मन न करे। अभिषेक ध्यान दीजिएगा, यह बात उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप उनको दिखा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं। ठीक है, अनुशासन वह काम है कि उस काम को आप करें जिस काम को करने का आपको मन न कर रहा हो, फिर भी चूंकि करना है, नियम है कि करना है, तो करना अनुशासन है। यानी कि आपका इच्छा नहीं है लेकिन उसकी ज़रूरत है। समझा रही है बात? क्योंकि माहौल में तो कभी इत्र उड़ेगा, कभी गुलाल उड़ेगा, कभी फुलझड़ी उड़ेगा, कभी पटाखा उड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कब उड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में कब बाहर आएगा, ये तभी आएगा जब उस सबसे असंपृक्त होकर, मान लीजिए अब रामनवमी है, लगे भांगड़ा करने, आगे आगे डीजे चल रहा है, पीछे पीछे 10,000 बेरोजगार लड़का चल रहा है, उसको चिंता ही नहीं है कि सरकार उसका मखौल बनाए हुए है। सारे पार्टियां जो उनको हमें राम ने बुलाया है करवा रहा है, वो सारा पार्टी कहाँ लेके जा रहा है? हम ये नहीं करेंगे हम किसी पार्टी से मेरा विरोध है या किसी के पक्ष में हम बोल रहे हैं। हमारा अगर विद्यार्थी का एक अलग धर्म है, वह सुख दुख पीड़ा कष्ट से ऊपर होता है ना। तो लगा वो भांगड़ा करने रामनवमी में, फिर उसके बाद होली में एकदम जाके सम्मेलन करने लगा, कभी बन गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। विद्यार्थी का एक ही धर्म है कि आपको यदि सर दर्द कर रहा है तब भी पढ़िए, पीठ दर्द कर रहा है तब भी पढ़िए, आँख दर्द कर रहा है तब भी पढ़िए। पढ़ते पढ़ते कोई मरता नहीं है, मरने के हद तक पढ़िए। किसी भी चीज़ का ऐसा जुनून हो जाए कि लगे कि नहीं, मतलब मर जाना बेहतर है लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसी को दीवानगी कहते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति ऐसी दीवानगी होनी चाहिए। छोटे छोटे चीज़ों के प्रति हम लोग कर लेते हैं। छोटा बच्चा में चलता भी है, मान लीजिए आपका एक उम्र है, उस उम्र में वो भी अच्छा है, बाल सुलभ हट होना चाहिए, लेकिन वह जिद जो है ना संकल्प में बदलना चाहिए। और संकल्प किसी चीज़ को पाने का हो जाए तो जब तक वो नहीं मिले तब तक चैन नहीं आना चाहिए। कुछ भी हम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वही है कि हमको लक्ष्य हासिल करना है। उठो जागो तब तक चलो, ये ऐसे एक सेंटेंस नहीं है हम जो विवेकानंद का सेंटेंस लोग बोलते हैं, ये किसी आपके अंदर भी विवेकानंद है। हर व्यक्ति के अंदर में वैसा कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो कहता है कि उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। क्योंकि हम थोड़ा दूर चले और फिर भटक गए, फिर थोड़ा दूर चले तो लक्ष्य मिलेगा, लक्ष्य तो बहुत दूर हो जाएगा। जुनून होना चाहिए। अरे सबसे आसान काम है लेकिन सबसे मुश्किल काम है। क्यों? अब देखिएगा, लोग धूप में 8-8 घंटा मेहनत करते हैं तो 300 रुपये दिहाड़ी मिलता है। 8 घंटा मेहनत करने के बाद 300 रुपये। जो घर बनाता है आपका मजदूर, देखिएगा 350-400 से ज़्यादा उसका रेट नहीं है एक दिन के मेहनत का। अब दिन भर ईंटा जोड़ता है उसी धूप में जो 40 डिग्री का है। हम लोग एसी में बैठ के सोचते हैं कि 40 डिग्री है, उसका कीमत 300 है। लेकिन उससे पूछिएगा कि भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं, तो मतलब पढ़ाई हमारे बस का बात नहीं है। उसका बच्चा भी दूसरा ही काम में लगा होता है, यानी पढ़ाई उससे भी टफ काम है। क्यों? क्योंकि यह अनुशासन का काम है। सारी चीज़ों को परे रख के पढ़ना बहुत ही अनुशासन रिक्वायर करता है कि नहीं? क्योंकि यदि आसान होता तो सब लोग नहीं पढ़ जाता। आप उन गिने चुने लोगों में हैं जिन्होंने कम से कम बीड़ा उठाया है कि हम पढ़ेंगे। तो जब बीड़ा उठा ही लिए हैं
तो पढ़िए, खूब पढ़िए और पढ़ने को एंजॉय कीजिए। देखिए, जब आपका पैशन प्रोफेशन की तरफ मैच कर जाए तो वह एक्सेलेंस देता है। जैसे जिस काम को करने में मज़ा आता है और वही काम आपका रूटीन वर्क हो जाए, कितना मज़ा आएगा। तो और यदि इससे में तनाव होगा, तनाव तो रोज़ होगा फिर। इसलिए इसको एंजॉय करना शुरू कीजिए। पढ़ाई को जब एंजॉय करेंगे तो आपका पैशन और प्रोफेशन मीट कर जाएगा, तो फिर एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा दोनों। बात समझ आ रही है? इसलिए बहुत ज़रूरी है। हम क्यों मतलब गलती से आदमी सही काम क्यों नहीं कर सकता है। अब देखिए, जो लोग ये अभी तक का लेक्चर मिस कर गए उनके लिए फिर से तो रिपीट नहीं कर सकते हो, वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि यह जनरल विद्यार्थी के लिए है यह बात। यदि आपने विद्या का धर्म सोचा है कि हमको निभाना है तो उसको ढंग से, मान लीजिए जैसे सर में दर्द है इनके, फिर भी पढ़ रही हैं, तो एक एग्जाम्पल है। तो थोड़ा सा कर्ण बनिए, सर संधान करने के लिए कर्ण बनना। हमको ज्ञान लेना है तो हमारे पेट, मतलब सोचिए क्या पीड़ा रही होगी कि उसके पैर में कीड़ा घुस के सुराख बना चुका है और वो बंदा हिल नहीं रहा है। क्यों? गुरु से ज्ञान लेना है। उस गुरु से ज्ञान लेना है जो गुरु उसका थोड़ा भी केयर नहीं कर रहा है। मालूम चला तो बोला कि तुम्हारा विद्या वहीं गड़बड़ा जाएगा जहाँ पर तुझको सबसे अधिक ज़रूरत होगी। यही ना हुआ उसके साथ। लेकिन यह अगाध निष्ठा है। हाँ, लेकिन वो इतना बड़ा छल नहीं था कि इतना बड़ा श्राप दिया जाए। ठीक है, तो पढ़िए, जम के पढ़िए और खूब इंजॉय कीजिए पढ़ने को। और पढ़ने में जब आनंद आएगा ना तो फिर जीवन में भी आनंद आएगा। आज हम लोग 13 डे पर हैं, नहीं? क्लास 13 पे एक दिन और आपका करंट होगा और उसके बाद आपका करंट वाला सेगमेंट समाप्त हो जाएगा। उसी दिन आपको सारा PDF वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ें हम लिखवाएंगे वो थोड़ा तेज़ी से लिखवाएंगे ताकि आप लोग उसको जल्दी जल्दी लिखते जाएं। ठीक है ना, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही बता रहे हैं। चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन आप एक सोर्स हर व्यक्ति कोई ना कोई पढ़ लेगा। ठीक है, चलिए लिखिए, मनीष नरवाल। मनीष नरवाल क्यों फेमस हैं? नहीं, और कोई जो बता सकता है मनीष नरवाल कौन थे? वेरी गुड। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था मनीष नरवाल को। क्या हुआ अमृता? नहीं ध्यान आ रहा था? चलिए, अवनी लखेरा नहीं, लेखरा, अवनी लेखरा, इनको 2 मेडल मिला था, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। ठीक है, पैरा ओलंपिक में ही। भारत को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलाया था मेन ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में क्या मिला था? भाला फेंक में सिल्वर मिला था और किसी को गोल्ड नहीं मिला था। प्रमोद भगत तो बैडमिंटन खेलते हैं, प्रमोद भगत तो बैडमिंटन के प्लेयर हैं। बिहार के हैं ना प्रमोद भगत, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में पहुंच जाए, उस खिलाड़ी का खेल का नाम नहीं पता हो तो ठीक नहीं है। कम से कम ये 10-12 तो हैं ही लोग, इनको याद कर लीजिए। अब किसका किस दिन भाग्य आ जाएगा वही सवाल बन जाएगा। लिखिए, सुमित अंतिल को गोल्ड मेडल मिला था जेवलिन थ्रो में। देवेंद्र झाझरिया इसलिए प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने सबसे अधिक मेडल जीते थे। जब पूछे कि पैरा ओलंपिक में सिंगल व्यक्ति जिसने सबसे अधिक पदक जीता था तो उसका नाम है देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया को 3 पदक मिला था। सुमित अंतिल, शोर कर रहा है क्या? सुमित अंतिल, स्वर्ण पदक। अंतिल नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल। ओलंपिक वाला थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। पैरा ओलंपिक मिला के 2 सवाल या 3 सवाल आ सकता है। 2 सवाल तो कन्फर्म आएगा दोनों मिला के। बिहार वाला जो है उसको मिला दिया जाए तो 3 आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कमांड कर लीजिएगा। आगे हम आपको कुछ जो सवाल वाला एरिया है वही बताते चल रहे हैं। देखिए, जैसे अभी यदि पूछे कि अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। लिखिए, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू। मणिपुर मैंने उस दिन आपको बताया था वीरेंद्र सिंह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? जयराम ठाकुर। उत्तराखंड का मैंने उस दिन बताया था आपको
ठीक है। झारखंड का कौन है? हाँ, झारखंड का बताइए। झारखंड का राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, वेरी गुड, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई। बासवराज बोम्मई। बासवराज बोम्मई कर्नाटक के, ठीक है, मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। दादर नगर हवेली के उपराज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ही पूछ रहे हैं, बाकी सारा नहीं पूछ रहे हैं। दादर नगर हवेली के प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल। और एक और लिख लीजिए, दिल्ली का बहुत फेमस है, अनिल बैजल। अनिल बैजल। उपराज्यपाल, राज्यपाल नहीं, सीएम नहीं है वहाँ। चलिए, जो विधानसभा का सीट आप लोग को बोले थे याद करने के लिए, सब आप लोग कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को कितना सीट मिला था? 54 की 55, 255, 255। लिखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा 255, पंजाब में आम आदमी पार्टी 92, उत्तराखंड में भाजपा 47, गोवा में भाजपा 20 और मणिपुर में 32। पुष्कर सिंह धामी कौवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं? पुष्कर सिंह धामी नहीं, कौवीं बार, खुद कितने बार बने हैं? दूसरी बार। हाँ। गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रमोद सावंत, यह भी दूसरी बार। वीरेंद्र सिंह, यह भी दूसरी बार बने हैं। योगी आदित्यनाथ, यह भी दूसरी बार बने हैं। केवल पहली बार कौन बना है? भगवंत मान। E100 परियोजना क्या है? E100 परियोजना। E100 कोई गेस? ई से इथेनॉल है, ठीक है ना। लिखिए, E100 पुणे में इसकी शुरुआत की गई परियोजना की। इथेनॉल उत्पादन और वितरण नेटवर्क से संबंधित है। इथेनॉल से संबंधित है, लिख लीजिए ना, बस इतना ही लिख लीजिए। पुणे में शुरुआत मोदी जी के द्वारा और इथेनॉल से संबंधित है। MITRA मित्र योजना का संबंध किस चीज़ से है? MITRA मित्र योजना का संबंध किससे है? कपड़ा उद्योग में निवेश आकर्षित करने के लिए योजना चलाई गई है। फिर एक योजना बहुत पहले से है, उसका नाम है अमृत 2.0। AMRUT 2.0। व्हाट इज अमृत 2.0? ये बहुत सारे फैसिलिटीज़ के लिए होता है, लेकिन अभी जो इसको अभी तात्कालिक इसका लक्ष्य है 4700 शहरी निकाय, ठीक है, अर्बन। अमृत में यू फॉर अर्बन, शहरी 4700, कितना है? 4700 शहरी निकायों को 100% पानी की आपूर्ति कराना, ठीक है। इसके लिए 2.68 नल कनेक्शन का योजना है। कितना? 2.68 करोड़। तीन बातें हो गई, 4700 निकाय, 100% जल आपूर्ति और 2.68 करोड़ नल कनेक्शन। योजना का नाम है अमृत। अमृत मतलब जल है, यहाँ सेंस लगाइएगा याद रखने के लिए। इसी तरीके से बहुत सारा योजना है। एक है डीप ओशन मिशन, नाम से लिखिए मत, सुन लीजिए। डीप ओशन यानी समुद्र में संसाधनों का पता लगाने के लिए योजना लाया गया है। DG सक्षम योजना,
डिजी सक्षम, ये भी समझ में आ जाएगा नाम से ही, डिजिटल सक्षमता के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया है। ठीक है, इंद्रधनुष बताइए, मिशन इंद्रधनुष 3.0, यह लिख लीजिए। मिशन जी, मिशन इंद्रधनुष 3.0, मिशन इंद्रधनुष 3.0। 3.0 वाला क्या है, हो गया बच्चे एवं गर्भवती, लिखिए बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण का कवरेज विस्तार। चूँकि नाम से यह मैच नहीं करता इसलिए इसको याद रखिएगा, टीकाकरण का विस्तार। सेज प्रोजेक्ट क्या है, SAGE, सेज, SAGE, सेज। हाँ ठीक है, सेज बढ़िया है। सेज है बुजुर्गों को के देखभाल के लिए सुविधा प्रदान करना, इसका है। इसका फुल फॉर्म होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। वीर गाथा परियोजना क्या है, वीर गाथा, वीर गाथा, वीर गाथा, वीर गाथा, यह CBSE के द्वारा जारी की गई एक परियोजना है। CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें टेक्स्ट बुक्स में या किताबों में बलिदान और शौर्य की गाथाएं बताई जाएंगी। कल स्माइल योजना मैंने बताया था, याद है ना, बताइए किसके लिए था। स्माइल योजना से स्माइल गायब, बहुत महत्वपूर्ण है स्माइल योजना। देखिए किताब कॉपी पलटने लगी मोनिका, एक बार सोचो, बंद करके सोचो और याद करो, याद आ जाएगा। अपने ऊपर ट्रस्ट करो। 52, हाँ, भिखारी और ट्रांसजेंडर। चलिए श्रेष्ठ योजना लिखिए, श्रेष्ठ, कोई गेस कर सकता है। अनुसूचित जाति, देखिए अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा देना, यानी गुणवत्तापूर्ण, पूर्वक नहीं, गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा देना, यह श्रेष्ठ योजना का लक्षण। मतलब बोर्डिंग शिक्षा उसको रखा जाएगा। जैसे ये कहा जाता है ना कि भाई शिक्षा बढ़िया देंगे तो बाकी कुछ देने की जरूरत क्या है ना। तो अब उसको बुला रहे हैं खाना के नाम पे, तो बच्चा पढ़ने आ रहा है और उसका टारगेट ही भोजन है, तो क्या पढ़ेगा। तो उसको कहा गया कि भाई इसको नॉर्मल जो बच्चे सक्षम हैं परिवारों से, वैसे सक्षम परिवारों से आते हैं, और जो नॉर्मल जो नहीं है सक्षम, उनमें कहाँ फ़र्क है। उनका रहना खाना फ्री कर दीजिए, पढ़ाइए फ्री में, तो किसी को कोई दिक्कत है। आवासीय शिक्षा, ठीक है ना, उसी को आवासीय शिक्षा। लिखिए निधि 2.0, निधि 2.0, निधि 2.0, निधि 2.0, निधि 2.0 सुना आप लोगों ने, ठीक है। पर्यटन दिवस पर इस योजना की शुरुआत हुई थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा, और यह योजना जो है पर्यटन के लिए है, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय की योजना है, डिजिटल सुविधा प्रदान करता है निधि वाले में, लेकिन नाम चूंकि पर्यटन से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यह हो सकता है कि पूछे कि इसका संबंध किससे है। देखिए अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर, नाम है जन केयर, क्या नाम है, जन केयर, और यह है, पहले वो लिखने के बाद जन केयर लिखिएगा। अमृत ग्रैंड चैलेंज, अमृत ग्रैंड चैलेंज, और वो उसके बाद डैश देकर लिखिए जन केयर। लिखिए इसका उद्देश्य 75 स्टार्टअप, 75 स्टार्टअप, ऐसा 75 स्टार्टअप या उद्यम को पहचान करना है जो कि स्वास्थ्य संबंधी हो, यानी जिसका संबंध स्वास्थ्य सुविधाओं से हो। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे होता है, फ्लोरिकल्चर मतलब क्या होता है, बोलो बोलो, ठीक है ठीक, बोलो बोलो, ठीक, हाँ ठीक है, फूलों से। इसका मुंह में ही रह गया, कोई बात नहीं। समृद्ध कार्यक्रम, समृद्ध होगा तो क्या होगा, पैसा मिलेगा तभी ना समृद्ध होगा। तो ये समृद्ध का संबंध है, वैसे भारतीय स्टार्टअप को मतलब निवेश मिले, इसके लिए मंच उपलब्ध कराना। समृद्ध का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप को निवेश के लिए मंच उपलब्ध कराना। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है, प्रोजेक्ट बोल्ड,
प्रोजेक्ट बोल्ड, BOLD। प्रोजेक्ट बोल्ड लिखिए। हाँ लिखिए, आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए बांस का पौधा लगाने का प्रोजेक्ट है। इसका बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट। बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन DROUGHT। बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट। यानी ओएसिस क्या होता है? किसी मरुस्थल वाले जगह में हरा भरा जो जगह होता है उसको ओएसिस बोलते हैं, जहाँ पानी उनी का। तो बैम्बू ओएसिस कहाँ बनाना है? लैंड इन ड्राउट पर, यानी जहाँ सूखा की स्थिति है वहाँ पर शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासी क्या करेंगे? बोल्ड योजना के तहत बोल्ड बांस लगाएंगे। बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट। हमेशा बार बार क्लास के बीच में हम रिपीट करते हैं कि आप लोग को डेली एक पिछले साल का क्वेश्चन बनाना है। शुरुआत करनी है 66 के दोनों क्वेश्चन से। 66 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, तो 66 का दोनों पेपर बनाइए, ठीक है ना। उसको एकदम नेट पे उपलब्ध है, मिल जाता है। 66 का कितने लोग हैं जो दोनों पेपर बना चुके हैं? आप बना चुके हैं? नहीं, वो तो 39 से होगा, लेकिन 66 का दोनों है कि नहीं, मेन मुद्दा ये है, ठीक है। तो आप लोग भी बनाइए 66 से लेके पीछे जितना है उतना। और उसके अलावा मैथ्स आप लोग बना रहे हैं या बन गया अब तक? मैथ्स बन रहा है आपका? तो जो नहीं बन पाता उसमें क्या समस्या प्रॉब्लम है तो एक बार मैडम से बात कर लीजिए, और मैथ में जो प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉल्यूशन दे देंगे आपको। 2-4 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी आपके हाथ में है चीज़ें। मैथ में किसी भी सूरत में 9 से कम नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम 9, मैक्सिमम 10, ठीक है। करंट आज के बाद, जैसे कि कल तक तो आप लोग करंट पढ़ना नहीं है, लेकिन कल के बाद जो है हम जो देंगे मटेरियल उसको पढ़ते रहिएगा, और जो हमने पढ़ाया है उसको देखते रहिएगा। इतना से करंट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और मैथ, मैप और करंट, इसके अलावा मैंने क्या बताया था? एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सब लोग करेंगे तो 10 से 12 दिन में सब अब तक हो गया होता है। कितने लोग हैं जिनका प्रीवियस ईयर एक बार हो गया? जिनका भी हो गया है तो किसी भी अच्छे सोर्स से एक दूसरा क्वेश्चन बैंक ले लेंगे और खुद ही रोज़ एक एग्ज़ाम और देंगे जो मॉडल आंसर का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए तो मॉडल आंसर का एक सेट रोज़ बनाना है, जब तक परीक्षा 5-7 दिन न बच जाए। एक मॉडल क्वेश्चन पेपर ले लीजिए 10-20 का। वैसे कल परसों एक नया सेट आने वाला है, हो सकता है कि हम आप लोग को उपलब्ध करवाएं, तो वो भी अच्छा रहता है। एक डेली बनाना है, यानी 150 क्वेश्चन से रोज़ रूबरू होना है। PYQ हो तो PYQ, और नहीं तो फिर नया मॉडल सेट, ठीक है ना। और इस बीच में 3 घंटे जो मैंने रूटीन में कहा है कि रूटीन वाला पढ़ना है, और उसके अलावा एक सब्जेक्ट जो आपका कंप्लीट होता जा रहा है उसको देखते रहिए, फिर अगले सब्जेक्ट पे लगिए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को 10 दिन नहीं जाना, किसी भी सब्जेक्ट को 6 दिन से अधिक नहीं पढ़ना है। आपके पास अब समय नहीं है, अब तो 5 दिन ही पढ़ सकते हैं। 5 दिन 6 घंटे, यानी 30 घंटे में आपका जो सब्जेक्ट पे कमांड होगा वही आपका परीक्षा में परफॉर्मेंस होगा। इसके पहले जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन कीजिए। कोई नहीं, 1-2 दिन कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो देखिए रेगुलर, हैं। वीडियो मिस मत कीजिएगा, कभी मौका लगे वीडियो देख लीजिएगा। कई लोग बोल रहे थे कि सर रेगुलर वीडियो डाल देते हैं, लेकिन कोई नहीं, आप लोग को फ़ायदा हो वही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। अपना माइक बंद कर लीजिए, आगे की बातें लिखिए आप लोग। देखिए, अम्मा योजना किस राज्य की योजना है? अम्मा योजना ना सिक्किम। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ और अम्मा योजना सिक्किम। अम्मा योजना है जो माताएं काम काज नहीं करती हैं उनके बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपया मिलेगा। उनके बैंक खाते में 20,000 रुपया, ठीक है ना। पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पर्वत वहीं पर है ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश से है पर्वत धारा योजना। इसमें तालाब, चेक डैम और वाटर, मतलब पानी से संबंधित है, ठीक है ना, पर्वत धारा। एक और लिखिएगा, मिशन कवच कुंडल का संबंध किस राज्य से है? मिशन कवच कुंडल, यह जो है महाराष्ट्र से है, लेकिन यह किससे संबंधित है ये पूछेगा। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है टीकाकरण से। प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण मिशन कवच कुंडल। इतना ना बेचारा परेशान हुआ है कि टारगेटे बना लिया कवच कुंडल का, ठीक है ना। 15 लाख 15 लाख 15
एक दिन में 15 लाख, प्रतिदिन 15 लाख टीकाकरण, कवच कुंडल। ठीक है। एक योजना है सहाय योजना, यह झारखंड की योजना है, सहाय योजना। यह खेल प्रतिभा के विकास के लिए, झारखंड की योजना है सहाय खेल प्रतिभा के विकास के लिए। एक मध्य प्रदेश का योजना लिखिए, 2 योजना लिख लीजिए मध्य प्रदेश का। एक लिखिए देवारण्य, देवारण्य योजना, देव जोड़ अरण्य, देवारण्य। मध्य प्रदेश का है देवारण्य, और इसमें क्या है कि आयुर्वेदिक दवाओं से संबंधित है, ये औषधीय पौधे एवं आयुर्वेदिक दवा। देवारण्य जो है मध्य प्रदेश का है, औषधीय पौधे और आयुर्वेदिक दवाओं से संबंधित है। चलिए अगला लिखिए, एक अंकुर योजना लिख दीजिए, अंकुर योजना। अंकुर योजना पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है मध्य प्रदेश की, पौधों से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। इसमें जो आदमी पौधा लगाता है उसको पुरस्कार मिलता है, और उस पुरस्कार का नाम है प्राणवायु। यानी अंकुर योजना में मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? प्राणवायु पुरस्कार। और लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, प्राणवायु नाम से हरियाणा में भी एक योजना है, हरियाणा में एक योजना है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। देखिए, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। इसमें क्या है कि जिन पौधों की आयु 75 साल से ऊपर है, कितना? 75 ईयर्स से ऊपर है, उनके संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपया। जैसे 75 वर्ष से ऊपर है, 75 साल से ऊपर के जो पेड़ हैं उनके संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपया देने का लक्ष्य है। हरियाणा उड़ान योजना राज्य सरकार की एक योजना है, उसमें से लिखवा रहे हैं। राजस्थान से संबंधित है उड़ान योजना, ऐसे तो देश के संदर्भ में है ही, राजस्थान से संबंधित है, सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है, 10 साल से ऊपर और 40-45 साल तक के महिलाओं के लिए है उड़ान योजना। थैला बैंक योजना लिखिए, थैला बैंक योजना उत्तर प्रदेश की योजना है प्लास्टिक थैला से मुक्ति के लिए। माँ की रसोई योजना, माँ की रसोई पश्चिम बंगाल 5 रुपये में खाना, पश्चिम बंगाल 5 रुपये में खाना। जहाँ वोट वहीं वैक्सीनेशन। कोई कुछ बोल रहा क्या? हेलो, हाँ, वो ये जो है ना राज्य सरकार की योजनाएं जो लिखा रहे हैं, उसमें उड़ान योजना राजस्थान सरकार की योजना है, जो नैपकिन प्रोवाइड कराता है बच्चियों को जो 10 साल जिनका उम्र है, और जो महिलाएं हैं जो 45 साल तक मैक्सिमम, यानी 10 साल से 45 साल के औरतों को नैपकिन, सैनिटरी पैड होता है ना, वो देने के लिए योजना है। चलिए अगला लिखिए, माँ की रसोई 5 रुपये में भोजन, पश्चिम बंगाल। अगला उसके बाद है जहाँ वोट वहीं वैक्सीनेशन, यानी वोट देने जाइएगा वहीं धके दे देगा। 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो नज़दीकी बूथ पर जहां वोट दिया है वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। दिल्ली की योजना है। अरुंधति और मैत्रेयी योजना एक ही साथ है, अरुंधति और मैत्रेयी, अरुंधति और मैत्रेयी योजना। गरीब ब्राह्मण परिवार की लड़कियों को, दुल्हनों को वित्तीय सहायता। अरुंधति और मैत्रेयी योजना में गरीब ब्राह्मण परिवार की लड़कियों को वित्तीय सहायता देना, कर्नाटक की योजना है। आवाम की बात, आवाम की बात योजना, आवाम की बात, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मनोज सिन्हा द्वारा, जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया एक रेडियो कार्यक्रम है आवाम की बात। जैसे मन की बात करते हैं मोदी, तो मनोज सिन्हा क्या करते हैं? आवाम की बात करते हैं। 1 स्कूल 1 IAS योजना, केरल का 1 स्कूल 1 IAS। इसमें क्या है कि एक स्कूल का संचालन रिटायर्ड IAS या IPS को दिया जाएगा, एक स्कूल की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, सेवानिवृत्त। ठीक है। और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय का अभियान है? शिक्षा मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य बिंदु क्या है पढ़े भारत का? नहीं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक है, जैसे 8 साल, जैसे कक्षा 8 तक के जो छात्र हैं ना, क्लास 8 तक के जो छात्र हैं, उनको मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में, जो भी लिखिए, कक्षा 8 तक के छात्रों को मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, इसका ये है। समाज सुधार अभियान किस राज्य में चल रहा है? बिहार में चल रहा है समाज सुधार।
बिहार में जो नशा मुक्ति है, बाल विवाह है और दहेज प्रथा, 3 बात लिखिए। नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकना और दहेज को रोकना। ये बिहार में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये सारे कार्यक्रम एक साथ जब चलते हैं इनको समाज सुधार अभियान कहा जाता है। नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा तो है। शराबबंदी अलग से भी अभियान है, ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब तीनों जो समाज को सुधारने वाला अभियान को एक साथ समाज सुधार अभियान कहते हैं। ठीक है, ये बिहार में चल रहा है। अगला लिखिए पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर, पुनीत, पुनीत सागर, इसको जारी किया है एनसीसी और एनएचएआई ने। एनसीसी और एनएचएआई। समुद्र से प्लास्टिक कचरे का निपटान करना। समुद्र से प्लास्टिक कचरे का निपटान करना। समुद्र से प्लास्टिक कचरे का निपटान करना। लिखिए सुजलम अभियान। सुजलम किस मंत्रालय का है? सुजलम, सुजलम लिख दें। सुजलम किस मंत्रालय का है? कोई गेस? सुजलम अभियान लिखिए जल शक्ति मंत्रालय। सुजलम और कैच द रेन दोनों जल शक्ति का है। सुजलम अभियान और कैच द रेन अभियान। सुजलम का क्या टारगेट है? लिखिए सुजलम का टारगेट है अपशिष्ट जल प्रबंधन करना, अपशिष्ट जल प्रबंधन करना और खुले में शौच से मुक्त गांवों का निर्माण करना। अपशिष्ट जल प्रबंधन और खुले में शौच से मुक्त गांवों का निर्माण करेंगे, ओडीएफ विलेजेस। जबकि कैच द रेन का क्या है उद्देश्य? जल संरक्षण। कैच, CATCH, कैच द रेन, कैच द रेन, जल संरक्षण। ठीक है, लिखिए इसका कैच द रेन का टैगलाइन क्या है? कैच द रेन, उसके बाद डॉट डॉट दीजिए, कैच द रेन, उसका डॉट डॉट दीजिए, फिर लिखिए वेयर इट फॉल्स और व्हेन इट फॉल्स। यानी कि हमको बारिश का जल को पकड़ना है। कब पकड़ना है? वो जब गिरे और जहाँ गिरे, वो जब गिरे और जहाँ गिरे। ये जल शक्ति मंत्रालय की योजना है, भारत सरकार। ठीक है, एक योजना है SAAMAR। कहाँ लिखा? SAAMR, MR नहीं, MAR कर दीजिए, MAR, यहाँ भी है। समार, हाँ, समार अभियान, बहुत बढ़िया। झारखंड सरकार की योजना है। टारगेट है 1000 दिनों में मेल न्यूट्रिशन से छुटकारा देना, यानी कुपोषण से। 1000 दिनों में किससे छुटकारा देना है? कुपोषण से। 1000 दिन में कुपोषण से मुक्ति। मुंह बंद रखो अभियान का संबंध किससे है? मुंह बंद रखो, अश्विनी से। मुंह बंद रखो अभियान किससे संबंधित है? मुंह बंद रखो अभियान HDFC बैंक का अभियान है। HDFC बैंक का। HDFC बैंक ने कहा हाँ, साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए, जैसे कि मुंह खोल के पिन नंबर मत बता दो अपना, मुंह खोल के अपना सारा डिजिटल रिकॉर्ड मत बता दो। सारथी मोबाइल ऐप किसका है? किसने जारी किया? सारथी नाम का मोबाइल ऐप सेबी ने जारी किया है। बहुत बढ़िया। किस लिए है? सेबी का है तो वही प्रतिभूति और शेयर से संबंधित है। अगला लिखिए गरुड़ ऐप किससे संबंधित है? लिखिए गरुड़ ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग का है और चुनाव कार्य में पारदर्शिता के लिए लाया गया है। एक ऐप है प्रगति ऐप। प्रगति ऐप किसका है? प्रगति ऐप भारतीय जीवन बीमा निगम का है, प्रगति ऐप। एक ऐप है, आपको उसका नाम है नमस्ते योग ऐप। समझ में ही आ जाएगा क्या है? लेकिन एक है जो समझ में नहीं आएगा, वो लिख लीजिए वाई ब्रेक ऐप। इसका नाम है वाई ब्रेक। वाई ब्रेक, वाई ब्रेक ऐप। यह किससे संबंधित है? वेरी गुड, केंद्रीय आयुष मंत्रालय। और वाई ब्रेक मतलब योगा ब्रेक, यानी तनाव से मुक्ति के लिए योगा कीजिए, उसी के लिए है ये। बहुत सारे ऐप हैं, एक गरुड़ लिख लीजिए, ठीक है, इतना काफ़ी है।
अब आइए वेब पोर्टल्स को देख लीजिए। लिखिए उन्नति वेब पोर्टल, उन्नति वेब पोर्टल। उन्नति दिल्ली पुलिस की है, स्कूल वाले छात्रों से संबंधित है। दिल्ली पुलिस का वेब पोर्टल है जो स्कूल के छात्रों से संबंधित है। यानी कि जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं वो इस वेब पोर्टल के ज़रिए और मोबाइल लैपटॉप के ज़रिए पढ़ सकते हैं। ई अमृत पोर्टल, लिखिए ई अमृत। यह पोर्टल भारत ने जारी किया था COP26 सम्मेलन के दौरान। कब जारी किया था? COP26 जो सम्मेलन हुआ था उसके दौरान इन्होंने जारी किया था। COP26 के दौरान। यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में, यानी जो गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। इसमें ब्रिटेन सरकार ने सहायता किया है और इस पोर्टल को विकसित किया है नीति आयोग ने। ई अमृत पोर्टल, ब्रिटेन। एक पोर्टल है जिसका नाम है सैक्रेड पोर्टल। यह वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार दिलाने के लिए पोर्टल है, मतलब वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इसका फुल फॉर्म होता है सैक्रेड का सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, यानी कि जो सक्षम लोग हैं उनको फिर से री एम्प्लॉय किया जा सके उनके गरिमा के साथ। वैसे ही विद्यांजलि पोर्टल है शिक्षा मंत्रालय का। प्राण पोर्टल है केंद्रीय पर्यावरण का। प्राण से समझ में आ जाएगा, प्राणवायु से संबंधित है, पर्यावरण मंत्रालय का। ठीक है। एक लिखिए ई शांता पोर्टल। ई कैपिटल और SANTA शांता, SANTA शांता। ई शांता पोर्टल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का है। ये समझ में नहीं आएगा जैसे पूछ देगा परीक्षा में, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का है। और ये मछली पालकों को, मतलब मछली का उत्पादन और खरीद बिक्री के लिए है, उसके खरीद बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, मछली के खरीद बिक्री के बढ़ावा देने के लिए है। एक लिखिए सुपेस, SUPACE सुपेस पोर्टल। ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुपेस, हाँ, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय से। यह कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए बनाया गया है। कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए बनाया गया है। कुछ पहल से भी सवाल पूछता है, तो लिखिए मुस्कान पहल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहल है मुस्कान पहल। इसमें बाल मृत्यु दर को कम करना टारगेट है। शिशु मृत्यु दर को कम करना। एक जेल पर्यटन पहल है। जेल पर्यटन पहल महाराष्ट्र सरकार की योजना है। यरौदा जेल में इस पहल की शुरुआत की गई है और इस जेल में घुमाया जाता है बच्चों को, ताकि वो उस यरौदा जेल के ऐतिहासिक महत्व से परिचित हों कि गांधी जी भी कभी बंद रहे थे उसमें। तो जेल घुमाया जाता है, ये नहीं कि पकड़ के जेल ले जाया जाता है। एक है समर्थ पहल। समर्थ महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए MSME मंत्रालय का है। लिखिए समर्थ पहल। एक पहल है हील बाय इंडिया, HEAL हील बाय इंडिया। हील बाय इंडिया जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लिखिए स्वास्थ्य मंत्रालय का है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहल है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित युवाओं को विदेश में काम करने योग्य बनाना। भारत में प्रशिक्षित युवाओं को विदेश में काम करने योग्य बनाना। ठीक है। किताब का तो हम लोग अलग से आप लोगों को क्लास करवाए हुए हैं, बुक्स का तो ज़रूरत नहीं है। बुक्स का लिस्ट हम दे देंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स का लिस्ट, वो आप लोग देख लीजिएगा कि एक आध एकदम इंपॉर्टेंट लिखवा दे, 2-3, 100 में से 2-3 लिखने में दिक्कत है। 100-150 है किताब का लिस्ट मेरे पास, उसमें से 3-4 लिखवा देते हैं मैक्सिमम। उसके बाद जो बढ़ा है जनवरी, फरवरी, मार्च में, जब पहले लिखवाए तो मार्च वाला कैसे इंक्लूड करेंगे। एक किताब है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। लिखिए, हो सकता है सवाल में आ जाए।
हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। कोई गेस कर सकता है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स की लिखी हुई किताब। अटल बिहारी वाजपेयी, किताब का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, राइटर का नाम नहीं है, किताब का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन लिखा? अटल बिहारी वाजपेयी। सागरिका घोष। कल लाल सलाम मैंने लिखवाया था आपको। नॉट जस्ट क्रिकेट, लिखिए नॉट जस्ट क्रिकेट, नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी, नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी, यानी एक रिपोर्टर की यात्रा। नॉट जस्ट क्रिकेट लिख दें। क्या है इसमें कौन सा चीज़ है जो टफ है? नॉट जस्ट क्रिकेट और अ रिपोर्टर्स जर्नी, ये उसी में है। ये भी नाम ही है। राइटर का नाम है प्रदीप मैगजीन। हम लोग तो बहुत बढ़िया जानते हैं, आप लोग शायद इनसे परिचित नहीं होंगे। प्रदीप मैगजीन, टाइटिल ही मैगजीन है। द क्रिसमस पिग, लेकिन जो लोग ऑनलाइन है वो लिख ले क्रिसमस पिग, जेके रॉलिंग। चलिए हम अलग से दे देंगे, इतना आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला, हम तो हाँ, आयशा मलिक, ठीक है, बहुत बढ़िया है। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर डॉक्टर सारा गिल। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बताई थे आपको, हंगरी की पहले महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। लिखिए आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक भारत की, आईएमएफ, गीता गोपीनाथ, वेरी गुड। आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ, उप प्रबंध निदेशक आईएमएफ की गीता गोपीनाथ। भारतीय मूल के व्यक्ति जो दूसरे जगहों पे बढ़िया पोस्ट पर हैं, उनमें से एक नाम है, लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष, हॉकी महासंघ के, संघ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। लिखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में, अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, इसी को कहते हैं एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है एक भारतीय को। कौन है वो? बहुत अच्छा सवाल है, इसमें टिक कर लीजिए, हो सकता है आ जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एडवोकेट के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? द पर्सन इज कैलाश सत्यार्थी। हाँ, कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। किसी देश की मंत्री, भारत की कोई महिला है, मतलब भारतीय मूल की, कनाडा की रक्षा मंत्री है, महत्वपूर्ण नहीं है, कनाडा की रक्षा मंत्री भारतीय मूल की महिला है, क्या नाम है? अनीता आनंद। लिखिए कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद। हाँ, अभी बहुत चर्चित हुए थे ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, वेरी गुड, पराग अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक कौन है? बहुत बार हम बताएं क्लास में, अजय माथुर। लिखिए संयुक्त राष्ट्र में जो COP26 सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? भारत के ही थे, आलोक शर्मा। एक और लिखिए, ऐसे तो इसका पूछेगा नहीं लेकिन पद बड़ा है, मतलब व्हाइट हाउस से समझिए, लिख लीजिए, अमेरिका में व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख गौतम राघवन। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह। ठीक है, चलिए बहुत है, ऐसे बहुत और भी हैं इस तरह के, लेकिन कितना लिखवाएं, इतना में से आ जाना चाहिए।
एक सवाल बताइए, सवाल है, इसको लिखना नहीं है, केवल सुनना है। अभी हाल फिलहाल में निम्न में से किनकी मृत्यु नहीं हुई है, यानी बाकी सबका हुआ है, ठीक है ना। कुमुदबेन जोशी, हेमानंद बिस्वाल, शकुंतला चौधरी, राहुल बजाज। अभी हाल फिलहाल में कुमुदबेन जोशी आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी, उन्हें देहांत हो गया, चारों का हो गया। इसलिए एक सवाल ऐसे लोगों से आता है, पूछेगा कि वो क्या थे, लेकिन उनका सवाल इसलिए आ रहा है कि उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है ना। मतलब काम के बारे में पूछेगा, मृत्यु कब हुई है ये नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि मृत्यु हुई है इसलिए वो सवाल बनेगा। अब नहीं पूछेंगे तो कब, जब मर ही गया आदमी, तो अब नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे, ठीक है। तो राहुल बजाज कौन थे? उद्योगपति। कुमुदबेन जोशी आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल। और हेमानंद बिस्वाल कौन थे? उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। और महत्वपूर्ण लोग जो इस साल अंतकाल रहे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाए एक आदमी भारत का, तो कौन होगा आप बताइए। तो 3 लोग, एक महिला और एक पुरुष बताइए इस साल जिन लोगों की मृत्यु। महिला में तो अनडाउटेडली लता मंगेशकर, और पुरुष में CDS बिपिन रावत, ठीक है, बिपिन रावत, है ना। चलिए अब इन दोनों के अलावा एक और बताइए, एक महिला और एक पुरुष, यहाँ मामला फंस जाएगा। इन दोनों के अलावा एक महिला और एक पुरुष बताइए। चलिए किसी को बप्पी लहारी लग सकता है, हैं? कोई पत्रकार होगा तो उसको विनोद दुआ लगेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से मिल्खा सिंह। हाँ, जो लोग मरे उनमें बिपिन रावत, कुछ लोगों को तो ये पता नहीं कि मिल्खा सिंह मर गए, नहीं। तो मिल्खा सिंह से सवाल इस बार आएगा, इसलिए थोड़ा सा मिल्खा सिंह को ठीक से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है उनकी उपलब्धि, उन्होंने कब ओलंपिक जीता, किस ओलंपिक में कहाँ तक पहुँचे, एशियन गेम्स में क्या रिकॉर्ड है, ये सारा कुछ मिल्खा सिंह का हिस्ट्री थोड़ा देख लीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का भी इतिहास लिख लीजिए। उषा, ये छूट जाएगा तो एक सवाल छूट जाएगा, जो बात आप कर रही है ना वो उससे महत्वपूर्ण नहीं है। पंडित बिरजू महाराज का जीवनी पढ़िए, मिल्खा सिंह का जीवनी पढ़िए, बप्पी लहारी का जीवनी पढ़िए, विनोद दुआ के बारे में पढ़िए, बिपिन रावत के बारे में पढ़िए, और मन्नू भंडारी के बारे में पढ़िए। उनका भी देहांत हुआ है, मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी महिला थी, व्यास सम्मान मिला था 2008 में, हिंदी की लेखिका थी। इनकी एक किताब है महाभोज, पतली सी किताब है लेकिन UPSC में चलती है। मन्नू भंडारी की लिखी हुई किताब है, पढ़ना चाहिए आप लोग। वैसे भी उनको था कि थोड़ा सा इतना ना नेट के चक्कर में आप लोग पढ़ गए हैं कि वो आनंद ले ही नहीं पा रहे हैं जो किताब पढ़ने से आता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने राग दरबारी पढ़ा है? कोई नोवेल पढ़े हिंदी का या इंग्लिश का? आज तक नहीं पढ़ा। हम 2-4 किताबें बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे उसी में एक किताब है राग दरबारी, राग दरबारी। कभी कभी मौका लगे तो राग दरबारी पढ़िए कभी। तो हमारा सेशन एक किताब पढ़िए आप लोग, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती किताब है। और वो पढ़ने के बाद बताइएगा कि बीच में रोना आया था कि नहीं आया था। इंग्लिश में जेन ऑस्टन को पढ़िए, जेन ऑस्टन, किसी को यदि इंग्लिश में पढ़ना है तो, ठीक है ना। और यदि अच्छा लिटरेरी किताब पढ़ना, चार्ल्स डिकेंस को पढ़िए, थॉमस हार्डी को पढ़िए। और लड़कियों को यदि पढ़ना है तो एक किताब पढ़िए, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की लिखी हुई किताब है, मुझे चांद चाहिए। ये आप लोग पढ़िएगा परीक्षा के बाद, जब मेंस देना होगा तो, ठीक है ना। कुछ आगामी बैठक के बारे में पूछता है, जैसे मैंने कल आपको लिखवाया भी था बहुत सारा आगामी बैठक है। दूसरा एक कन्फ्यूजन आप लोग को आया था कॉर्पोरेट के बारे में। कॉर्पोरेट, देखिए कॉर्पोरेट जो है ना, मतलब कॉरपोरेशन के साथ पेट्रोलिंग करता है, उसको कॉर्पोरेट बोलते हैं। यानी कि हम 2 राष्ट्र मिलके हम लोग एक साथ पेट्रोलिंग करेंगे। सीमावर्ती राष्ट्रों में होता है, तो यह कभी इंडोनेशिया के साथ होगा तो कॉर्पोरेट इंडोनेशिया के साथ कहलाएगा, कभी यदि थाईलैंड के साथ होगा तो कॉर्पोरेट कहलाएगा। 21 में थाईलैंड के साथ हुआ है वो, हाँ 37वां है इंडोनेशिया के साथ, 32वां है थाईलैंड के साथ, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ भी कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट का मतलब है कि संयुक्त अभ्यास, मतलब कॉरपोरेशन के साथ पेट्रोलिंग, ठीक है ना। तो उसमें क्या पूछेगा ये देख लीजिएगा कि आपको 32 पूछ रहा है, 37 पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, ठीक है।
इसलिए घबराना नहीं है। एक जो सवाल आएगा कि कौन सा सम्मेलन आगे कहाँ होने वाला है, इसका सूची दे देंगे, उसमें से आप देख लीजिएगा, इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। जीआई टैग इस बार पूरा याद रखिएगा, जीआई टैग से एक सवाल आउट है। जीआई टैग एक सवाल पूछेगा, उसमें से बोलिए तो एक आध हम लिखवा देते हैं, ऐसे तो है बहुत सारा, लेकिन एक आध लिखवा देते, हो सकता है वही पूछ दे। जैसे दिसंबर 2021 में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? सवाल है, दिसंबर 2021 में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, आंसर इज मिथिला मखाना। मगही पान को मिल चुका है पहले ना, मिला है कि नहीं मिला है? बताइए। चलिए एक और पान के बारे में बताइए, ठीक है, जो कि हो सकता है कि मतलब अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। लिखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान के पान को अक्टूबर 2021 में जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के पान को, बहुत ही प्रसिद्ध पान है। नहीं, यही तो गड़बड़ है, बनारस ने अप्लाई ही नहीं किया, अप्लाई ही नहीं किया है। महोबा के पान को मिला है। महोबा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक महोबा जगह है, वहाँ के पान को मिला है, ठीक है। कहाँ की मेहंदी को जीआई टैग मिला है? राजस्थान। उसका क्या नाम है उस मेहंदी का? हाँ, सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी। कहाँ के केले को मिला है? हाजीपुर का केला कभी नहीं मिला है। जलगांव का केला, महाराष्ट्र में जलगांव है। कहाँ का मीठा खीरा को मिला है? मीठा खीरा, नागालैंड का मीठा खीरा, नागालैंड का मीठा खीरा। कहाँ के लौंग को मिला? बहुत फेमस है ये, इसको टिक कीजिए, इसको टिक कीजिए। लौंग वाला हमको लग रहा है कि पूछे, नहीं, कन्याकुमारी का लौंग। क से कन्याकुमारी, और लौंग का इंग्लिश क्या होता है? क्लोव। तो क्लोव ऑफ कन्याकुमारी याद रहेगा ना। एक चावल को मिला है, ठीक है, 2021-22 वाला इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। चावल को मिला है, वो चावल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का चावल है चिनूर चावल, चिनूर चावल। वैसे महाराष्ट्र का एक चावल है वड़ा कोलम, लेकिन दोनों लिख लीजिए। मध्य प्रदेश का चिनूर चावल ज़्यादा संभावना है। और एक आम को मिला है, आम तो महत्वपूर्ण रहता है, ये गर्मी में परीक्षा है, आम सवाल पूछ सकता है। रटौल आम, नाम है रटौल, उत्तर प्रदेश का रटौल आम। बहुत ज़्यादा हो गया है, आना होगा, इतना में से आ गए तो फिर भगवान से मनाइए कि जो आए वो सही हो जाए। गलती से भी एक टिक मारिएगा, सही हो जाना चाहिए। प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर। क्या आप लोग बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं क्या? टाइम हो गया ज़्यादा? ठीक है, कोई नहीं, कल आखिरी क्लास होगी, कल 2 घंटे के लिए तैयार रहिएगा। मंडे को 2 घंटे से ऊपर का क्लास होगा, थोड़ा सा खा पी के तैयार रहिएगा। हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम लगे रहते हैं और आप लोग थक जाते हैं। हम देखने से तो यही लग रहा है, 4 बार तो बैग बंद हो गया आप लोग का। वो कोई दिक्कत है, हम 40 दिन पे मेरा नज़र है, तो 40 दिन में ही पूरा होगा। 13 दिन हो गया देखते देखते। 13 दिन मतलब 30% से ऊपर निकल गया 40 दिन, है ना। नोबेल प्राइज़ मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, सारा याद करके आइएगा। किसको किसको याद हो गया? नोबेल प्राइज़ एकदम पानी की तरफ बोलना चाहिए। नोबेल प्राइज़ इतना परीक्षा तैयारी कर रहे हैं और बताइए आप नोबेल प्राइज़ तो एकदम बैठ के 5 मिनट में सब रट जाइए, सब कब कीजिएगा? 6 नोबेल प्राइज़ मिलता है, तो 6 में मान लीजिए 3-3, 2-2, 1-1 नाम है, तो उसको याद करने में 18 से अधिक तो नाम याद नहीं करना है। कितना टाइम लगेगा? एक नाम के लिए कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। यदि 18 दूनी होगा तो कितना होगा? 36, आधे घंटे का काम है। अभी आप लोग बिना नोबेल प्राइज़ पूरा सुनाए नहीं जाइएगा। अभी कितना भी गुस्सा है, आधा घंटा लगेगा। जो नोबेल प्राइज़ सुनाएगा क्लास से बाहर जाएगा। फेस्टिव माहौल में, लेकिन आप अपना फेस्टिवल पढ़ के मनाइए, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं। अभी एक आदमी आइए और नोबेल प्राइज़ यहाँ पर लिख दीजिए सारा, और यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद करके ही जाना है। नोबेल प्राइज़ तो सुना दीजिए 5 मिनट में, पहले से याद होगा। जब कल बोले थे, नहीं वो कुछ नहीं, जब आपने याद नहीं किया तो उसको कुछ सज़ा भी मिलना चाहिए। हाँ, याद ना करने का सज़ा। आप लोग बहुत हल्का में ले रहे हैं। अब परीक्षा नज़दीक है, थोड़ा सा कड़ा रुख